जय श्री कृष्णा फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके साथ एक और लोक कथा लेके आई हूँ अपने उत्तराखंड की ही। और ये कहानी वैसे तो गढ़वाली में है, लेकिन मैं अपनी आवाज़ में हिंदी में सुना रही हूँ आपको। और काफ़ी अच्छी कहानी है। इसमें एक पहाड़ी नारी है और एक भूत है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। काफ़ी अच्छी कहानी है, आपको भी पसंद आएगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार से फ्रेंड, एक गाँव में एक पहाड़ी नारी रहती है जिसका नाम रहता है रूपौती। तो रूपौती अपने 2 बच्चों के साथ रहती है और अकेले रहती है। उसके हस्बैंड बाहर रहते हैं, मतलब विदेशों में, जैसे होते हैं पहाड़ों में कि दूर देश जाए हुए रहते हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जॉब की तलाश में। तो उसके हस्बैंड भी बाहर रहते हैं घर से दूर। तो रूपौती अपने दोनों बच्चों के साथ रहती है। और रूपौती का जो डेली रूटीन का में जो वर्क रहता है वो रहता है दिन भर घास लाना, लकड़ी लाना जंगल से, पशुओं के लिए घास चारे की व्यवस्था करना, दिन भर खेती बाड़ी का काम करना। तो ये रूपौती की दिन भर की दिनचर्या रहती है। तो एक दिन क्या होता है कि रूपौती दिन भर के काम निपटा के शाम को अपने बच्चों को खाना वगैरह खिला देती है रात को। और वो आती है अपनी ओखलियारी में। ओखलियारी हमारे उत्तराखंड में बोला जाता है ओखली को, जो कि ज़मीन में पत्थर से बनी हुई होती है जिस पे अनाज कूटा जाता है। आपने देखी भी होगी, जो उत्तराखंड से होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो आउट ऑफ स्टेट से है उनको भी वैसे पता होगा कि ओखलियारी होता क्या है। मतलब पहाड़ पत्थर पे बनी हुई होती है छोटी सी ओखली, और उसमें अनाज कूटते हैं, मसाले वगैरह कूटते हैं। ज़्यादातर अनाज ही कूटा जाता है उसमें। तो रूपौती भी एक रात अपने बच्चों को खाना वगैरह खिला के अपने दूसरे दिन के लिए सोचती है कि मैं अनाज कुछ इकट्ठा करके रखूँ, कुछ कूट के रखूँ, ताकि दूसरे दिन खाने की व्यवस्था कर सकूँ अपने बच्चों के लिए। तो वो क्या करती है कि रात को जब सब सो जाते हैं बच्चे, तो अपनी ओखलियारी में आती है और अनाज लाती है कूटने के लिए। और साथ में, क्योंकि गांव में बिजली वगैरह तो होती नहीं है ज़्यादा, तो क्या करती है, जो गांव में लकड़ी होती है ना, जो पाइन ट्री जिसको बोला जाता है हमारे उत्तराखंड को, उसमें कुएँ बोलते हैं। उसमें जो लकड़ी होती है छिलका बोलते हैं या फिर केड़े वगैरह बोलते हैं। तो छिलका जलाती है ताकि उसकी रोशनी में अनाज कूट सकें। तो क्या करती है, चूल्हे से थोड़ा आग चूल्हे में छोड़ देती है ताकि अगर लकड़ी बुझ जाती है, मतलब वो छिलके अगर बुझ जाते हैं, तो दोबारा से आग ले सके। और अपने एक जगह पे रख देती है उनको, ताकि उसकी रोशनी ओखली में पड़ती रहे और ओखली में अनाज आसानी से कूट सकें। तो रात को जब अनाज कूट रही होती है तो उसे टाइम का पता नहीं चलता, क्योंकि लेट तो वैसे ही हो गई थी जब बच्चों को खाना वगैरह खिलाते हैं। तो उसके बाद लेट हो गई थी, लेट से उसने अनाज कूटना शुरू किया था। तो कब 12 बज गए उसे पता ही नहीं चला टाइम का। और उसकी जो उसने लकड़ी छिलके जला रखे थे वो भी बुझने लग गए थे। तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा अनाज बचा हुआ था, तो उसने सोचा इसे पूरा कूट लेती हूँ। तो आग लेने के लिए फिर से अंदर चली गई चूल्हे में और छिलके फिर से जलाने लगी कि मैं इनको फिर से जला के रोशनी करती हूँ और जितना बचा हुआ अनाज है उसको पूरा कूट देती हूँ। मतलब बचाना नहीं है सुबह के लिए, अभी कूट देती हूँ, ऐसा उसने सोचा। तो वो अंदर चूल्हे में गई। चूल्हा थोड़ा आग तो थी उसमें, थोड़ा उसने और जलाई और छिलके जलाने लगी। इतने में उससे बाहर से आवाज़ आती है कि जैसे उसका अनाज कोई कूट रहा है। तो सोचती है कि मैं तो अंदर आ गई, अब रात को कौन, इतनी रात को कौन कूट रहा है मेरा अनाज। तो उसने छिलके लेके बाहर गई, रोशनी में देखा तो वहाँ पे एक मतलब पहाड़ी नारी रहती है, वो भी, और वो अनाज कूट रही होती है उसका। तो वो सोचती है कि इतनी रात को कौन है कि मेरी हेल्प करने के लिए आया है। तो वो जाती है वहाँ पे, छिलकों को एक साइड रख देती है और उसकी रोशनी में देखती है, आवाज़ देती है उस वुमेन को कि आप कौन हो। तो वो सोचती है कि अपने पड़ोस में उसकी 2 जेठानी वगैरह रहती है, एक का नाम रहता है सीरा। तो वो बोलती है कि सीरा दीदी आप हो जो अनाज कूट रहे हो, मेरी हेल्प कर रहे हो। तो वुमेन कोई जवाब नहीं देती है। फिर वो सोचती है कि सीरा नहीं होगी, फिर नीरा होगी। तो नीरा दीदी के कह के बुलाती है कि नीरा दीदी आप मेरा अनाज कूट रहे हो। तो फिर उसे दोबारा से उसको कोई आवाज़ नहीं देती है, मतलब रिप्लाई नहीं करती वुमेन जो अनाज कूट रही होती है। वो चुपचाप उसका अनाज कूट रही होती है। तो थोड़ी देर वो चुप रहती है, फिर रूपौती वो सोचती है कि शायद अभी अनाज कूट के उनको थकान लग गई होगी। तो वो क्या करती है, वहीं पे बैठ जाती है, उनको देखती रहती है कि चलो अनाज, मेरी हेल्प करने के लिए कोई आया, उसे अच्छा लगता है कि इतनी रात को। फिर जब उसका अनाज इतनी देर हो गई तो उसने सोचा ये रिप्लाई भी नहीं कर रही, अनाज कूटे जा रही। तो उसे वो फिर से रिप्लाई करती है कि दीदी आप अनाज अब मुझे कूटने दो, आप थक गए होंगे। तो फिर उसको वुमेन कोई रिप्लाई नहीं करती है।
तो बोलती है, फिर वो थोड़ी देर बाद जब अपने नज़रें उठाती है, उसकी तरफ देखती है, रूपवती की तरफ, तो उसको ध्यान से देख रही होती है। अब रूपवती को क्या पता कि वुमेन कौन है, तो फिर से आवाज़ रूपवती उसको बोलती है कि दीदी आप थक गए होंगे, आप थोड़ा मुझे कूटने दो, क्या ना जितना बचा हुआ है मैं कूट लूँगी, कि आपने मेरी हेल्प करी, आपके मतलब उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो वुमेन फिर से उसको ध्यान से देख रही होती है, और तब रूपवती भी उसको देखने लगती कि ये ऐसा क्यों देख रही है मुझे, ना कोई रिप्लाई कर रही है, बस केवल मुझे देखे जा रही है। तो थोड़ी देर बाद वो वुमेन फिर से उसको बोलती है, जब थोड़ी देर मतलब रिप्लाई नहीं मिलता उसको, रूपवती तो झल्ला के बोलती है कि आप आवाज़ क्यों नहीं दे रही हो, कि मैं उतना क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ और आप मुझे कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो बाद में वो हल्की सी आवाज़ में बोलती है कि तुम मेरा मुंह मत देख, तू मेरे पैरों को देख। तो रूपवती बोलती है कि पैरों को देख, पैरों को क्यों देख? तो वो बोलती है कि पैरों को क्यों देखना है मैंने। तो फिर से कुछ जवाब नहीं देती, तो वो दोबारा बोलती है मेरा मुंह मत देख, मेरे पैर देख। तो जैसे उसकी नज़र, रूपवती की नज़र उसके पैरों पे पड़ती है, तो उसके पैर ना उल्टे होते हैं। तो बाद में वो डर जाती है कि ये उल्टे पैर वाली कौन है, फिर उसके इस मुंह की तरफ देखती है, तो उससे कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनहोनी की जो आशंका रहती है ना, छठी इंद्री जिसको बोलते हो, सिक्स सेंस एक्टिवेट हो जाता है। तो वैसे उसको कुछ अनुभूति होने लगती है। तो वो क्या करती है, उसने सोचा था कि जब ऐसी, क्योंकि पहाड़ की नारी है तो पहाड़ों में देवी देवताओं को ज़्यादा पूजते हैं, तो वो क्या करती है, सीधा गाय के जहाँ मतलब गाय वगैरह बांधी हुई रहती है उसने, गाय भैंस, तो सीधा गाय के पास चली जाती है, भाग के सीधा गाय के पास चली जाती है और गाय की पूंछ पकड़ लेती है रूपवती। तो वो लेडीज भी उसके पीछे पीछे जाती है जो अनाज कूट रही होती है। अब वो बोलती है कि तो अंदर क्यों आई, फिर गाय बीच उस रूपवती के और उस लेडीज़ के बीच में गाय आ जाती है, क्योंकि वो गाय के पीछे छुपती है ना, गाय की पूंछ पकड़ी हुई होती है रूपवती ने, तो बीच में गाय आ जाती है और इधर से वो लेडीज़ रहती है, इधर से रूपवती रहती है पीछे। तो फिर वो जो लेडीज़ रहती है वो एकदम से रुक जाती है, क्योंकि वो उसको पकड़ने के लिए जा रही होती है, लेकिन बीच में जब गाय आ जाती है तो नहीं जा पाती अंदर। तो गाय से बोलती है कि तू सामने से हट, मुझे उसको पकड़ना है। कि तो गाय माता बोलती है कि मैं, वो मेरी शरण में आई है, कि जब रूपवती उससे प्रार्थना करती है ना कि गाय माता मुझे बचा लो, जब उसकी पूंछ पकड़ती है कि मुझे इस वुमेन से बचा लो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा अनुभूति नहीं हो रही है। तो गाय माता उसकी सुन लेती है रूपवती की, और गाय माता उस लेडीज़ को बोलती है कि ये मेरी शरण में आ रखी है, इसको मैं तुझे कैसे दे दूँ। तो 2-3 बार बोलती है वुमेन गाय माता से कि इस वुमेन को मुझे दे दे, ये मेरा शिकार है। कि तो फिर गाय माता बोलती कि मैं तो नहीं दे सकती, वो मेरी शरण में आ रखी है। तो फिर भूत, क्योंकि भूत ही रहती है ना, तो वो झुंझला जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। कि तो गाय माता उसे एक चैलेंज देती है, शर्त देती है कि चल, अब मैं तुझे एक शर्त पे इसको देने के लिए तैयार हूँ, अगर तूने मेरी वो शर्त पूरी कर ली। तो वो लेडीज बोलती है ना, वो भूत बोलती है कि क्या शर्त है बताओ। तो गाय माता बोलती है कि अभी से लेके, मतलब 12 बजे से ऊपर का टाइम तो हो गया था, तो बोलती अभी से लेके सुबह तक अगर तूने मेरे शरीर के बाल गिन लिए, जितने मेरे शरीर में बाल हैं, तो मैं तुझे इसे सौंप दूँगी। लेकिन अगर तू ऐसा नहीं कर पाई, मेरे बालों को नहीं गिन पाई इतने देर में जितना टाइम मैंने तुझे दिया है, तो तू यहाँ से दूर चली जाएगी और इस परिवार में फिर कभी वापस नहीं आएगी और इनको कभी परेशान नहीं करेगी। तो वो शर्त मान लेती है कि ठीक है, ये कौन सी, मतलब वो हल्के में लेती है उससे कि ये कौन सी बड़ी बात है बाल गिनना, मैं ऐसे ही गिन लूँगी बाल। तो फिर गाय माता बोलती कि चल गिनना शुरू कर मेरे बाल। तो लेडीज़ यानी कि भूत उसके गाय माता के बाल गिनने लगता है। अब वो जैसे बाल गिनती है, थोड़ी गिनती है, और फिर गाय माता क्या करती है, थोड़ा हिलती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो गिनती भूल जाती कि मैं कहाँ तक मैंने गिने थे, कि बाल, क्योंकि बाल बहुत छोटे होते, गिनने में वैसे उसको प्रॉब्लम हो रही होती है, तो नहीं गिन पाती पूरा। फिर वो बाल गिनती है दोबारा, तो गाय माता फिर से झुंझला जाती है। ऐसे ही 2-3 बार होता है, और ऐसे करते करते सुबह हो जाती है और वो गाय माता के बाल नहीं गिन पाती वो लेडीज़। तो अब गाय माता बोलती है कि देख,
मैंने तुझे सुबह तक का टाइम दिया था, तूने मेरे बाल तो गिने नहीं, अब तुझे शर्त के मुताबिक यहाँ से जाना होगा। तो फिर वो लेडीज़ मान जाती है कि हाँ ऐसा है, क्योंकि पुराणों में भी कहा गया है कि गाय के शरीर में देवी देवताओं का निवास होता है और हमारे पहाड़ में देवी देवताओं को बहुत मानते हैं। तो रुपौती के मन में अगर ये ख्याल नहीं आता कि गाय की पूंछ पकड़ने से मतलब भूत को भगाया जा सकता है, तो शायद वो गाय के तबेले में नहीं जाती और उस भूत से नहीं बचती। तो ये एक उपाय भी बोल सकते हैं इसको कि गाय के पूंछ पकड़ने से या गाय के आसपास रहने से भूत प्रेत वहाँ पर नहीं आते हैं, क्योंकि गाय माता के शरीर में क्या होता है, देवी देवताओं का निवास होता है। तो इस कहानी का जो शीर्षक था ये इसीलिए रखा गया था उखलियारी का भूत, क्योंकि यहाँ पे रुपौती जो होती है उससे अच्छी सूझबूझ रहती है, मतलब एकदम से उसे अच्छा मौका मिल जाता है, सही टाइम पे सही सद्बुद्धि उसे मिल जाती है कि मुझे, जैसे उसने भूत को देखा था तो वो डरी नहीं, चाहती तो वो अपने बच्चों के रूम में भी जा सकती थी जहाँ उसके बच्चे सो रखे थे, या किचन में भी जा सकती, लेकिन वो वहाँ ना जाके सीधा कहाँ गई, गाय माता के पास गई और इस तरह से उसकी क्या है, जान बच गई उस भूत से। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी ऐसी कभी सिचुएशन आती है, खासकर हमारे पहाड़ों में, तो गाय वगैरह तो हमारे आसपास रहती है या फिर उसका गौमूत्र वगैरह हम रखते हैं घरों में, तो उसको हमेशा हमें अपने पास रखना चाहिए अपने घर में, पूजा घर में। और अगर गाय माता है तो और भी अच्छी बात है। और जो गाय के गोबर से बने हुए उपले होते हैं ना, उनको भी हमें जलाना चाहिए शाम के टाइम पे जब हम पूजा वगैरह करते हैं, उससे भी काफ़ी नेगेटिविटी वगैरह दूर होती है। तो ये थी फ्रेंड कहानी जिसका शीर्षक था उखलियारी को भूत। ये कहानी वैसे गढ़वाली में थी फ्रेंड जब मैंने सुनी थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलो इसको आपके साथ भी शेयर करते हैं। और आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए थोड़ी सी भी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मैं एक और मतलब आगे भी आपके लिए ऐसी गढ़वाल से लोक कथाएँ आपके लिए लेकर आऊँगी। एक मैंने पहले भी शेयर करी थी आपके साथ, वो भी आपने काफ़ी पसंद करी थी और आगे भी लेके आऊँगी अगर आपको ये वाली कहानी पसंद आती है तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।